हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा पीटर टॉपिक की स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीटर टॉपिक की स्टडी से आप ज़रूर जुड़ें। आज का इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइप कैलिपर है। ऑप्शन ए है आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है बाह्य कैलिपर, ऑप्शन सी है जेली कैलिपर। इसका सही आंसर जो है दोस्तों डी है, ए और बी। आंतरिक कैलिपर जो होता है, आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर और जैनिक कैलिपर, जिसमें जो होता है आंतरिक और बाह्य जो होता है स्प्रिंग टाइप कैलिपर आता है। लेकिन आप देखे होंगे जैनिक कैलिपर जब भी मिलता है तो वो रिवेट ज्वाइंट में मिलता है। इसलिए जो है केवल आंतरिक कैलिपर बाह्य कैलिपर जो होते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, हैमर का कौन सा भाग नर्म रखा जाता है। हैमर का कौन सा भाग नर्म रखा जाता है। अभी हम बात करते हैं अगर हैमर की बात करते हैं तो हैमर का जो ऊपर वाला भाग पिन कहलाता है, नीचे वाला भाग फेस कहलाता है, बीच वाला भाग आई होल कहलाता है, ये वाला भाग जो है चिक कहलाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन है, लेकिन चिक भाग को छोड़कर चिक भाग जो होता है, क्या ये वाला भाग जो होता है बीच का भाग जो होता है नर्म रखा जाता है। क्यों नर्म रखा जाता है? क्योंकि हैंडल को फिट करने से जो होता है अगर ज़्यादा टाइट होगा हैंडल तो क्या होगा, हैंडल हैमर का चिक जो होता है टूट जाएगा। इसी कारण से जो इस भाग को जो होता है नर्म रखा जाता है। अब पूछा जाता है आपसे कि हैमर का कौन सा भाग हार्ड ऑन टेम्पर होता है, सॉरी हार्ड होता है, ठीक है ना। इसका जो होता है फेस और पेन जो होता है हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। ए दोनों सुराखों की अंदरूनी दूरी से, दोनों सुराखों की बाहरी दूरी से, सी है दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से, और डी है ब्लेड के दोनों किनारों से। इसका सही आंसर है दोस्तों दोनों सुराखों के केंद्रों से। जैसे ही आपका हेक्सा ब्लेड है, इसमें जो होल बने होते हैं इस सेंटर से लेके और इस होल के सेंटर तक की दूरी जो होती है हेक्सा ब्लेड की माप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, इस्पात पैमाने की मापक सूक्ष्मता होती है। ऑप्शन ए है 2.0, ऑप्शन बी है 0.50, ऑप्शन सी है 0.2 mm, ऑप्शन डी है 0.5 mm। इसका सही आंसर दोस्तों बी है। लेकिन कुछ लोग 0.5 सोच रहे थे, ये इसका मतलब जानते हैं 1/2 ही होता है। अगर 0.50 को भी आप बनाइएगा तो नीचे हो जाता है 100, 1 0 से 1 0 5 दूनी का 10, तो इसीलिए ये आंसर सही है भी। अगर यही बात करते हैं इंच में, अगर इंच में पूछ लिया जाता है कि इस्पात का न्यूनतम पैमाना कितना होता है तो 1/64 इंच होता है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 1 इंच में सेंटीमीटर में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 25.4, ऑप्शन बी है 2.54, ऑप्शन सी है 0.254, ऑप्शन डी है 0.0254। इसका सही आंसर है दोस्तों 2.54। यही अगर पूछा जाए 1 इंच में कितना mm होता है तो 25.4 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फाइफस में सेशन का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है वस्तुओं को साफ सुथरा क्रम में रखना, बी है कार्यस्थल को साफ रखना, सी है अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों कार्यस्थल को साफ रखना। फाइफस सिस्टम जो है जापान से लिया गया है। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आंतरिक कैलिपर की दोनों टांगों की आकृति होती है। आंतरिक कैलिपर ऑप्शन ए है सीधा व नुकीली, ऑप्शन सी है दोनों टांगें अंदर की तरफ मुड़ी हुई, ऑप्शन सी है दोनों टांगें बाहर की तरफ मुड़ी हुई, और डी है
एक नुकीली तथा दूसरी टांग अंदर की तरफ मुड़ी हुई। इसका सही आंसर है दोस्तों, दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी हुई। आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिए। इस तरह का जो होता है वो कौन सा कैलिपर कहलाता है? ये आंतरिक कैलिपर कहलाता है। और ये जो होता है, इसका फिगर सही नहीं बना पा रहे हैं हम। ये जो होता है ये बाह्य कैलिपर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर निम्न प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1 प्रकार, बी है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है ज्वाइंट का कोई प्रकार नहीं होता है। ज्वाइंट का प्रकार होता है, देखिए ज्वाइंट के अनुसार जो होते हैं कैलिपर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आप नाम याद कर लीजिएगा। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर और दूसरा होता है रिवेट ज्वाइंट कैलिपर या फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर भी कहते हैं। रिवेट ज्वाइंट को ही फॉर्म ज्वाइंट कैलिपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। माप लेने की विधियाँ होती है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सी तुलनात्मक और डी जो है ये सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ये सभी। प्रत्यक्ष माप वह माप कहलाता है जो डायरेक्ट रीडिंग लिया जाता है। डायरेक्ट रीडिंग लेने का कहते हैं कि आप स्केल से जो माप लेते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग कहलाता है। अप्रत्यक्ष माप जो है किसी सी चीज़ से आप तुलना करते हैं। जैसे गांव में आप लोग एक हाथ से कोई चीज़ माप लेते हैं फिर उसको स्केल पर माप लेते हैं, वो एक तरह का अप्रत्यक्ष माप होता है। अप्रत्यक्ष माप में अगर इंजीनियरिंग अपनी टेक्निकल लाइन की बात की जाए उसमें जो होता है आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर द्वारा आप मापते हैं और फिर पुनः उसको स्केल पर चेक करते हैं या कितने साइज क्या है, वह अप्रत्यक्ष माप होता है। अब बात करते हैं तुलनात्मक माप की। तुलनात्मक माप जो है किसी मास्टर जॉब का पीस तैयार होता है, जैसे ये मास्टर जॉब बना हुआ, इसी आकार का आप जॉब बना रहे हैं तो ये जॉब रख के उस पार्ट्स पे रख के चेक कर लेंगे कि ये सही है या नहीं। यही कहलाता है तुलनात्मक जॉब, तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट है 10 नंबर। जैनिक कैलिपर को अन्य किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है? बहुत छोटा क्वेश्चन दिखता है लेकिन ये बहुत बार एग्जामों में आ चुका है कंपटीशन में। ऑप्शन ए है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑप्शन बी है ऑडले कैलिपर, ऑप्शन सी है लेग एंड पॉइंट कैलिपर। इसका सही आंसर है दोस्तों ये सभी। जैनिक कैलिपर को 3 नामों से जाना जाता है, जो हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ऑडले कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं। क्षैतिज रेखा को विभाजित करने के लिए ऑप्शन ए है डिवाइडर, पंच, चीजल और डी है जैनिक कैलिपर। जाहिर सी बात है पंच द्वारा हम पंचिंग करते हैं, ना कि उसको बांटने का काम कर सकते हैं। चीजल द्वारा जो है कटिंग का काम होता है, ठीक है। और डी जो है जैनिक कैलिपर जो होता है समानांतर लाइन खींचने के काम में आता है। तो डिवाइडर जो होता है आप पढ़े होंगे, डिवाइडर द्वारा लंबी लाइनों को जो होता है 2 भागों में, 3 भागों में, जितनी भागों में चाहे उसको बांटा जा सकता है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन है। असामान्य आकृति वाले जॉब की मार्किंग किस विधि द्वारा की जाती है? असामान्य, इसके लिए हमने वीडियो भी बना दिया है। मार्किंग कितने प्रकार के होते हैं, मार्किंग की विधि आप वीडियो से देख लीजिएगा। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लेकिन आप बता नहीं पाते हैं। पहला है ऑप्शन ए डेंटम लाइन विधि, ऑप्शन बी है सेंटर लाइन विधि, ऑप्शन सी है डिवाइडर विधि, ऑप्शन डी है ए और बी कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है डेंटम लाइन विधि है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर। असमान करने का अर्थ है, देखिएगा चारों तरफ से बराबर ना हो उसमें, उसके बीच में अगर मार्किंग करना हो तो यहाँ हम सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करते हैं। यही बात करते हैं अगर डेंटम लाइन की, तो इसमें 2 एज जो होता है समकोण होना चाहिए 90 डिग्री पर, तो ये मार्किंग की जाती है। मार्किंग करने की 3 विधियां हैं, आपको यहाँ मैं बताते चलूँ। डेंटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि और एक होता है टेम्पलेट विधि। नेक्स्ट डिवाइडर विधि कोई विधि नहीं होती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। गुनिया के ब्लेड के नीचे गुनिया के ब्लेड के नीचे अंडरकट बने होते हैं। ऑप्शन ए सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी सही माप के लिए, ऑप्शन सी है जॉब पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए, और डी है उपरोक्त सभी। देखिए कोई भी टूल सुंदरता के लिए नहीं बनाया जाता है, ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। कोई टूल्स जो है सुंदरता के लिए बनाया गया है। और बी है सही माप लेने के लिए। हाँ सही माप तो, लेकिन जो है ट्राई स्क्वायर से तो मापा जाता नहीं है। इसको देखिए ट्राई स्क्वायर जो है चेकिंग करता है, ठीक है ना, कौन समकोण है या, देखिए यहाँ पे जो है अंडरकट बना होता है। जो जब फाइलिंग करते हैं तो उसके किनारे क्या आ जाता है, कुछ बड़ आ जाता है, जिसे हम साफ करने के लिए जो होता है स्थान देने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए जो होता है ट्राई स्क्वायर के नीचे जो है अंडरकट बनाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें, ऑप्शन बी है चुपचाप देखें, ऑप्शन सी है तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, और डी बिजली का मेन तुरंत बंद करें। पहले जो है किसी भी कारखाने में आप कार्य कर रहे हो तो बहुत लोग जो होता है भगदड़ नहीं मचाना है, पहले वहाँ की बिजली सप्लाई बंद करनी होगी आपको। उसके बाद ही आप अपने सीनियर अधिकारी को सूचना दीजिए, या वहाँ से निकलने की व्यवस्था है तो निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन को नंबर यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सॉरी, नंबर यहाँ पे है। लकड़ी का तथा जूट में लगी आग को कहते हैं ऑयल फायर, घर्षण फायर, ज्वलनशील फायर। ऑप्शन डी है कार्बोनेशियल फायर। लकड़ी, सूती कपड़ों तथा जूट से लगी आग को कौन सा फायर कहते हैं, कार्बोनेशियल फायर कहते हैं। अगर कार्बोनेशियल फायर को बुझाने की बात आए तो कौन से एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगर यही बात पूछते ऑयल फायर को बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर करते हैं, तो आपको जो है फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। घर्षण फायर में CO2 प्रयोग किया जाता है। ज्वलनशील फायर में भी CO2 का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा गया आपसे कृत्रिम श्वसन देने की सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को लेटाया जाता है। कृत्रिम श्वास देने की लगभग दो विधि हैं। अब तो नए बुक आ रहे हैं उसमें 2, 3 या 4 भी बना दे रहे हैं लोग, लेकिन अधिकतर 2 चीज़ आपको याद रखना होगा, सिल्वेस्टर विधि और शेफर विधि। शेफर आपसे पूछा गया सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को लेटाया जाता है। ये जो होता है इसमें जो होता है व्यक्ति को जो होता है पीठ के बल लेटाया जाता है। अगर यही बात कहे शेफर विधि में जो होता है छाती के बल लेटाया जाता है। कृत्रिम श्वास बिजली से झटके लगे व्यक्ति को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग खाली स्थान आग बुझाने के लिए किया जाता है। एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया है, लेकिन एक क्लास लिखा गया है, ठीक है ना, किस क्लास के आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में क्लास ए है, क्लास बी है, ऑप्शन सी है, क्लास सी है, क्लास डी जो है डी में है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी में। फोम एक्सटिंग्विशर अभी ऊपर हम बता चुके हैं। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग जो होता है तेल में लगी आगों को बुझाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं चारों को फायर के जो है क्लास है, मैं आपको याद करा देता हूँ। ऑप्शन ए जो होता है लकड़ी, चारकोल या सूती कपड़े से लगे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और क्लास ए में आता है जो कार्बोनेशियल फायर भी कहते हैं। ऑप्शन बी हो गया किससे, तेल से। ऑप्शन सी हो गया जो होता है गैस से या ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग को क्लास सी में रखा गया है, और क्लास डी में बिजली से लगी आग को क्लास डी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। वर्कशॉप में भारी सामान को रखना चाहिए। ये ऑप्शन ए है ऊंची सुरक्षित स्थान पर, ऑप्शन बी है एकदम नीचे, ऑप्शन सी है साधारण ऊंचाई यानी कमर की ऊंचाई, और डी है इन सभी जगहों पर। देखिए कभी भी कोई सामान अगर भारी है तो
तो साधारण ऊंचाई पर रखना चाहिए, जिससे हम आसानी से उठा सकें। या ज़्यादा नीचे रखिएगा, उठाइएगा तो क्या हो जाएगा, रीढ़ में मोच आ सकता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, हनुमान बजरंग बली की तरह क्या चाहते हैं कि सजीवन बूटी का पहाड़े उठा लें। ऐसा नहीं करना है। आप टेक्निकल है, पढ़े लिखे कारीगर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बोनेशियल फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी है सीटीसी, ऑप्शन सी है फोम एक्सटिंग्विशर और डी है क्लास 4। ये तो मायने नहीं रखता, क्लास 4 ये तो आग का प्रकार है, ना कि एक्सटिंग्विशर है। अब सीटीसी फोम एक्सटिंग्विशर यहाँ दिया है, तो कार्बोनेशियल फायर ऊपर ही पढ़ा दिए हैं कि सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सीटीसी। सीटीसी जो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। अब फिर से सुन लीजिएगा, सीटीसी जो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, जिसका उपयोग जो होता है बिजली से लगी आगों को बुझाने के लिए किया जाता है। अब फोम एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, तो अब आपको याद हो चुका होगा, हमको 2-3 बार बता चुके हैं इसको, कि फोम एक्सटिंग्विशर जो होता है तेल, पेट्रोल डीजल जो भी है, तेलों से लगी आग को बुझाने के लिए जो होता है फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, कारखानों में लगे बिजली से लगी आग के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी सीटीसी और डी सभी। जाहिर सी बात है, आपको याद करा दिए बिजली की लगी आग किस क्लास में आती है, क्लास डी में आती है। इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी एक्सटिंग्विशर, जो क्या होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।